हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी सी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों आज हम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपकी आने वाली फरवरी माह में जो परीक्षा होगी समथिंग, उसमें ही यही क्वेश्चन आपसे रिलेटेड होगा। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पी हम लेकर आए हैं वो आपके चैप्टर कह सकते हैं कि ये बायोलॉजी से संबंधित है। चैप्टर किसके संबंध है? ये बायोलॉजी। और चैप्टर यह जैव प्रक्रम का है। पहला कौन सा लेके आए हम? जैव प्रक्रम, बायो प्रोसेस। ठीक बच्चों, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखेंगे और हम बात करेंगे। चलिए बच्चों देखिए, ये रखिए आपके लिए। क्या देख रहे हो आप? पहला यहां स्पष्ट रूप से लिखा भी है यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए बच्चों एक एक कर पर हम इनको सॉल्व करते हैं। आपको समस्या हो तो आप बता ही देना। ये आपके चैप्टर 5 के अर्थात बायोलॉजी से संबंधित हैं और बायोलॉजी के पहले लेसन जैव प्रक्रम, ये किससे हैं? आपके जैव प्रक्रम, बायो प्रोसेस, जिसे हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, ये समथिंग 20 क्वेश्चन होंगे बच्चों, और 20 क्वेश्चनों में ही ये आपका लेसन के बहुविकल्पी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं आपके OMR के लिए 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तीनों खंड का खा गा तीनों का सम्मिलित रूप होता है। इन्हीं में पहले लेसन के आपके हैं। देखिए आइए, क्वेश्चन कहता है मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो बच्चों आप देखते हैं कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। क्वेश्चन 2012, 13 और 14 मैं आपको लिखा रखा हूं पूरा कि ये कब आप पूछा गया। यह 2012 में भी, 13 में भी और 14, इन सभी में पूछा गया। स्विच लिखा मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। यह क्वेश्चन आपके 2012 में पूछा गया, यह संख्या आपके 13 में भी पूछा गया और 14 में पूछा गया। तो आपको बता दें मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या जो मुख होता है उसमें लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी। इस बात को आपका ध्यान रखना है कि मनुष्य में सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं, अर्थात टोटल 6 होती हैं। एक कण के पास होती है, एक जीभ के नीचे होती है, एक दाढ़ी के नीचे अधोहनु, अधोजिह्वा और कर्णमूल। अधोहनु, अधोजिह्वा और कर्णमूल। अधोहनु, अधोजिह्वा और कर्णमूल 3 जोड़ी ग्रंथ होते हैं, टोटल संख्या में 3 जो मैंने नाम बोले हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन कहता है ऊर्जा ग्रह के कहलाता है। तो ऊर्जा ग्रह आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है डियर? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि क्वेश्चन पूछा क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऊर्जा ग्रह पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यह हमें या हमारी कोशिकाओं को एनर्जी प्रदान करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम ऊर्जा ग्रह कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं। देखिए बच्चों आगे क्वेश्चन यदि देखें तो आप देखते हैं ये हृदय से संबंधित क्वेश्चन है। मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि जितना हार्ट मतलब हृदय से आपका एक विकल्प निश्चित समझ लीजिए बनना ही बनना है। देखिए यह जो विकल्प 2009 और 15 में आया था, हर के लिए ऊपर ही मैंने आपको बताया कि कौन विकल्प कब आया। देखो जो ऊर्जा का ग्रह है आपका 2020 से पूछा गया। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन आई हुई क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है? फेफड़े में जाता है कि राइबोसोम में जाता है,
हृदय में जाता है कि त्वचा में जाता है? तो भैया दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है? आप जानते हैं हृदय के 4 पार्ट होते हैं। फोर्थ चैम्बर, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, बायां अलिंद। ठीक है, तो दाएं निलय से अशुद्ध रक्त, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त हमेशा फेफड़ों में जाएगा। कहाँ जाएगा? फेफड़ों में। ए वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ना कि हृदय में जाएगा, ना त्वचा में जाएगा, ना राइबोसोम में जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन अगला कहता है पल्मोनरी सिरा रक्त लाती है। ये आपका 2011 में पूछा गया, 12 में भी पूछा गया, 13, 17, 18 इन सभी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। कहाँ पर कब पूछा गया? 2011, 12, 13, 17, 18 इन सभी में क्वेश्चन ही पूछा गया चौथा नंबर का कि पल्मोनरी सिरा रक्त लाती है। तो देखो आपको पता हो 2 चीजें होती है, कुछ धमनी, एक होता है सिरा। ठीक है, धमनी जो है वो शुद्ध रुधिर लेती है, सिरा जो है वो अशुद्ध रुधिर। लेकिन पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रुधिर और पल्मोनरी सिरा शुद्ध रुधिर लाती है। तो पल्मोनरी सिरा रक्त लाती है, बाएं अलिंद में लाती है। कहाँ लाती है? बाएं अलिंद में। ठीक है, समझ में बात मेरी आ रही होगी। चलिए ब्लैक मार्कर का यूज करते हैं हम। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह केवल आपका 13, 17 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया। हीमोग्लोबिन जो महत्वपूर्ण भूमिका का अपना 13 में निभाता है, 17 में भी और 22 में भी। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कब? उत्सर्जन में निभाता है, कि श्वसन में, कि पाचन में, कि वृद्धि में। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहाँ निभाता है? श्वसन में। इस बात ध्यान देना, हीमोग्लोबिन जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वो केवल आपके श्वसन निभाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं पित्त रस का श्रावण होता है। पित्त रस का श्रावण की बात करें तो ये पित्ताशय में होता है? नहीं। यकृत से कि अग्न्याशय से? चलिए आगे दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी, चलिए दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, सॉरी ध्यान नहीं दिया। आइए, कहता है कि पित्त रस का श्रावण होता है। देखो 14, 15, 19 और 23 इनमें पूछा गया। तो पित्त रस का श्रावण की बात करें तो पित्ताशय से होता है, कि यकृत से होता है, कि अग्न्याशय, कि अमाशय से? तो पित्त रस का श्रावण हमेशा यकृत से होता है। इस बात को आप ध्यान देना। कहाँ से होता है? यकृत से। ठीक, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन को आपको ध्यान देना। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया आपका केवल 2020 में, अभी 2 साल पहले ही, 3 साल कह सकते हैं, 24 में आपको पेपर देंगे। तो द्वार कोशिकाओं की बात करें तो द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? जड़ों में पाई जाती हैं, रूट में, कि स्टोमेटा में, कि वात रंध्रों में, कि इन सभी में? कि जड़ में भी पाई जाती हैं द्वार कोशिकाएं, रंध्र में भी पाई जाती हैं, कि वात रंध्रों, सभी में पाई जाती है? तो आपको बता दें द्वार कोशिकाएं केवल वात रंध्रों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? वात रंध्रों में। ठीक है, अगले विकल्प पर आए हम। तो क्वेश्चन कहता है मानव वृक्क का क्या कार्य है? जो किडनी जिसे गुर्दा कहते हैं, इसका वर्क क्या है? तो किडनी का जो वर्क है वो होता है उत्सर्जन। पोषण का कोई वर्क नहीं होता, न श्वसन का होता है, न परिवहन का होता है। परिवहन होता तो हृदय होता, उत्सर्जन का वर्क होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसके लिए विकल्प भी ना देते। देखो वृक्क का कार्य क्वेश्चन आपको 20, 22, 23 मतलब इस बार जो परीक्षा हुई थी किसी न किसी सेट में ये भी आया था आपका। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखो 2 चीजें आपसे बहुत पूछ जाएंगी, एक तो जाइलम के बारे में और एक आपके फ्लोएम। निश्चित समझ लीजिए 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन निश्चय आएगा, या तो जाइलम के बारे में पूछा जाएगा या फ्लोएम के बारे में निश्चित पूछा जाएगा। तो ध्यान देना, जा से जाइलम और जा से जड़ और जा से जल। जहां जा देखा है तो समझ लेना जल, जाइलम की बात कही समझ लेना जल की बात हो रही है। जहां फ्लोएम कही तो फ्लोएम मतलब फूड, फूड मतलब जहां भोजन आया तो फ्लोएम लगेगा, क्योंकि जा से जाइलम और जा से जल, तो जल से जल का वहन, और फ्लोएम मतलब फूड, फूड मतलब भोजन, फ्लोएम आया तो भोजन के लिए होगा। बात समझ में आ गई? तो ये 9 क्वेश्चन आपने कर लिए। ये भी देखो आपको क्वेश्चन नमा भी पूछा गया काफी बार, 2019,
20, 22 और 23 किसी न किसी सेट में ये भी आया था। जाइलम फ्लोएम का क्वेश्चन निश्चित आएगा आपका। ठीक है, आइए अब आप देखिए खुद। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। मतलब स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफिक, जो स्वपोषी होते हैं उनके पोषण के लिए क्या आवश्यक है। ये क्वेश्चन पूछा 19 में ही पूछा गया, 20 में ही पूछा गया, 22 में पूछा गया और 2023 के किसी न किसी सेट में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है भाई साहब। स्वपोषी पोषण मतलब है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो स्वयं बनाने के लिए भैया क्या क्या आवश्यकता हो, तो ये CO2 की आवश्यकता होती है, भी सही है। क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी सही है। तो भैया 1 के 3 तो विकल्प हो नहीं सकते, इसलिए हमारे ये सभी ना होगा, क्या होगा, लास्ट वाला सही होगा। मतलब ये सभी स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बना, और अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो देखना पड़ेगा हमें। तो इन सभी चाहिए, तो लास्ट वाला क्लियर हो जाएगा। अगर देखिए, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है। मतलब प्रक्रम ऊर्जा की मुद्रा क्या है। इतने कहा घर, अगर पूछा कोशिका का घर क्या है तो माइटोकॉन्ड्रिया होती। मुद्रा पूछा, इसका मतलब है ATP होगा। अगर पूछा कोशिका का घर किसे कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया होता। मुद्रा पूछा यहाँ तो आपका ATP होगा। ठीक है, ये केवल आया जरूर 2019 में आया, लेकिन आया है तो बात ध्यान है, कोशिका का घर तो माइटोकॉन्ड्रिया, मुद्रा का है तो ATP। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइए, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। जो पादप है उसमें वायु को प्रदूषित करने वाली प्रक्रिया है। देखो, श्वसन प्रक्रिया में होता क्या है, अगर मनुष्य श्वसन करता है तो क्या होगा, ऑक्सीजन लेगा और अशुद्ध ऑक्सीजन को, अशुद्ध वायु को बाहर निकालेगा, तो आपका क्या होगा, पर्यावरण में प्रदूषण फैलेगा। अगर प्रकाश संश्लेषण करा दिया जाए तो प्रकाश में क्या होगा, पौधे क्या करेंगे, वायु से CO2 ग्रहण कर लेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, वायु प्रदूषण कम होगा। CO2 ग्रहण करेंगे तो वायु प्रदूषण नहीं होगा, तो उस प्रकाश संश्लेषण में ही वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है। जितने ज़्यादा वृक्ष लगाओगे प्रदूषण की मात्रा कम होती है, इस बात को आप जानते हैं। ये क्वेश्चन की आपका 13, 14 और 17 पूछा भी गया था। अब आइए, यूरिया का निर्माण होता है कहाँ होता है, यकृत में होता है कि वृक्क में होता है कि वृषण में होता है कि आग्नेयाशय में होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यूरिया का निर्माण दियर यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, वृक्क में नहीं होता है, न वृषण में होता है, न आग्नेयाशय में होता है। ठीक है, पैनक्रियाज। अब आइए 14वां नंबर क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। हमने कहा खाद्य मतलब फूड, फूड मतलब फ्लोएम, तो बस सब होता है। और जा से जाइलम, जा से जल, तो ये हो जाता है जल के लिए और ये हो जाता है भोजन के लिए, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, 8 और 14 में आया एक क्वेश्चन है, समझिए आप आएगा, डिक्सन एवं जेली किससे संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डिक्सन एवं जेली संबंधित है आपके रसारोहण से, इस बात को ध्यान देना। और रसारोहण का मतलब क्या है, जल का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया रसारोहण कहलाती है। तो डिक्सन एवं जेली क्या होता है, जेली किससे संबंधित है, रसारोहण से संबंधित है आपके। अगला क्वेश्चन क्या है 16वां, जठर रस स्रावित होता है किससे स्रावित होता है, अग्न्याशय में स्रावित होगा कि पित्ताशय में स्रावित होगा कि अमाशय में स्रावित होगा कि यकृत में स्रावित होगा। जठर रस स्रावित होगा कहाँ, तो अमाशय में जठर रस स्रावित होता है। ठीक है, अगला ये मनुष्य में दूध के दांत, तो भैया दूध के दांत तो 20 होते हैं, इसके बाद आगे होते हैं। ठीक है, केवल जल में घुलनशील होता है। एक क्वेश्चन आप ध्यान देना, विटामिन से निश्चित आएगा, क्योंकि विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है ADE और K। ADEK जिसे बोलते हैं एडेक, एडेक होते हैं, ये क्या होते हैं, वसा में। और विटामिन B और विटामिन C ये किस में होते हैं, जल में। तो जल में क्या है, विटामिन C। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है और वसा में विटामिन घुलनशील विटामिन कौन है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। तो जटिल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नॉर्मल मॉलिक्यूल्स में टूट जाए तो इसे अपचयी और उपचयी दोनों प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसमें, इसका कूपिका जिसे बोलते हैं वायु कोष्ठिका पाई जाती है, ये 2023 के सेट में आया था।
कूपिका इसे वायु कोशिका कहते हैं। कहाँ पाई जाती है? हमेशा ध्यान देना, फेफड़ों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? फेफड़ों में। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चनों को आप देखें, अब जानें अवश्य, क्योंकि यदि इन क्वेश्चनों को आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको समस्या ही समस्या होगी। बच्चों आपको बता दें कि यूपी बोर्ड जो आपके एग्जाम में भी होना है, इससे पहले अभी हमने एक सेट अपलोड किया है आपके वीडियो चैनल पर IUPAC का। उसका एक लेक्चर आपको प्राप्त हो चुका है जो आप देख चुके भी होंगे। यदि नहीं देखा है तो आप उसको अवश्य देखें। और जिसमें हमने आपको बताया कि जो IUPAC हैं मतलब संरचना सूत्रों के IUPAC बनाए थे। अब आपके संरचना सूत्र होंगे और उनके क्या बनाएंगे? IUPAC। इस बात को आप ध्यान देना। तो दूसरा लेक्चर लेंगे और ये विकल्प आपके कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट विकल्प और अगले लेसन के लेकर आएंगे। ठीक, धन्यवाद।